बाकी की काट के लिए जी ब्राह्मण प्रत्याशी ठाना पड़ेगा जी कांग्रेस ने यहाँ से। इनने भाईचारा खराब कर दिया जी। अच्छा, जाति से जाति बढ़ा दी, धर्म से धर्म बढ़ा दिया। बेरोजगारी तो मैडम इतनी है कि पूछो ही मत। बाकी इस सरकार में जो बेहाल किसान है शायद ही किसी सरकार में रहा हो मैडम। उसको भी हरा दिया था मैडम, ये कह दिया था अब मैं किसी से वोट नहीं मांगूंगा जी मैं, और लोगों ने दी। और लोगों ने वोट दी जी मैडम। उनकी एक बार वोटों तो से उसको टिकट ही नहीं मिलेगी जी। अच्छा, अब की बार प्रियमंत्री को देते 100% जीतेगा। ओहो, क्या बात है। क्यों लगता आपको? क्योंकि हमारा ब्राह्मण और जाट समाज और दूसरी बिरादरी के साथ भाईचारा बढ़िया है। जो इस होके में बैठ के राजनीति होती है ना हरियाणा की, उसको कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों नमस्कार। आगामी माह में लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान की संभावना से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों ने बिसात बिछा दी है, लेकिन हम तो हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में भी चुनावी शंखनाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने तरकश के तमाम तीर निकाल लिए हैं। प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के चुनाव में भाजपा के रमेश कौशिक के हाथों मात खाने के बाद आने वाले चुनाव में पूरे प्रदेश में हर तरह के समीकरणों को भांपकर आलाकमान से गंभीरता से मंथन करने के बाद ही उम्मीदवारों का चयन करेंगे। खासकर जातीय समीकरणों में उलझी सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस ब्राह्मणों का साथ चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस को ब्राह्मण उम्मीदवार की खोज है, क्योंकि ब्राह्मण समाज कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। लेकिन सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट जाट बाहुल्य होते हुए भी दोनों सीटों पर पिछले चुनाव में बाप बेटा ब्राह्मण उम्मीदवारों से मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे में अब कांग्रेस हर हाल में ब्राह्मणों को एक सधी हुई रणनीति के तहत साधना चाहती है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि उक्त एक सीट के लिए ब्राह्मण चेहरे की खोज जारी है। उसमें कौन फिट होगा, पिक्चर अभी बाकी है। इसके लिए जगत महान संवाददाता ने सोनीपत शहर की एक कॉलोनी में मतदाताओं से बातचीत की और समझने की कोशिश की, आखिर मुद्दे बड़े या जातीय समीकरण ही जीत की गारंटी है। देखिए सारिका की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। लोकसभा चुनाव का जो समय है बहुत नज़दीक आ गया है। सियासत का पारा भी गर्म है। पूरे देश में खेला हो रहा है। कई राज्यों की जो हमने खबरें देख रहे हैं इन दिनों, कहीं ईडी के दबाव है, नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, वो उसकी स्थिति चाहे कैसे भी हो। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा का जो लोकसभा का चुनाव होना है 10 सीटों पर होना है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर काबिज है और तीसरी बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी है। हरियाणा की अगर मैं एक सोनीपत की सीट की बात करूं तो बहुत हॉट सीट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो सांसद हैं रमेश कौशिक, 2 बार बन चुके हैं और तीसरी बार से फिर से उनका दावा है कि तीसरी बार भी ये सीट मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएगी। एक और बात कहूँ मैं, हरियाणा की राजनीति जात के एक मक्कड़ जाल में उलझी हुई है। भूपेंद्र हुड्डा जैसे सरीके नेता को भी पिछली बार जब ये 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद हुड्डा परिवार से कोई भी मतलब दावेदारी यहाँ नहीं जता रहा। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन आने वाला है 2024 में, वो बड़ा टेढ़ा और उलझा हुआ है। जातीय समीकरण भी उसमें लोग देख रहे हैं, चर्चाएं करते हैं। तो जगत महान ने भी एक शुरुआत की है इस चर्चा की, और मैं आज सोनीपत हूँ। ये सोनीपत रोड पे मयूर विहार कॉलोनी है। इसमें काफ़ी सारे तो बड़े बुजुर्ग बैठे थे, तो मैं इनसे आज सोचा मैं इन्हीं से बात करूं, मैं और जानने का और समझने का प्रयास भी करूंगी। बाबू जी, आपका नाम बताओ क्या? ईश्वर सिंह है जी। ईश्वर सिंह? हाँ जी। यहीं पे रहते हो लगातार? हाँ, यहीं रहते हैं जी। अच्छा, वोटर तो हैं आप? हाँ, हमेशा बिल्कुल हमेशा वोट डालते हैं? हाँ जी। और तो चुनाव तो बहुत नज़दीक आ गया है। हाँ, बताओ क्या लगता है आपको? हुड्डा सरकार आएगी जी, 100%। ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले तो। नहीं, वो तो ठीक है, हुड्डा सरकार तो विधानसभा की बात तो बाद में करूंगी मैं। अभी तो पहले लोकसभा का चुनाव। लोकसभा में हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस की आएंगी जी। ओहो, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। तो सोनीपत की सीट की मैं अगर बात करूं, सोनीपत की किसी ने दे दिया, हमारे जाति समर्थन के आधार में मतलब हमारी कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, तो देखो मतलब आप तो इतनी उम्र हो रही है, आप तो समझते हैं हरियाणा में मतलब जातीय समीकरण तो चलते हैं। मैडम, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं ना। हाँ। बरलाते हैं, झूठ इनकी बहुत होली, आगे झूठ नहीं चलेगी। तो ये 10 साल का जो शासनकाल रहा है, शासनकाल रहा, सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400-500 रुपये का था, ईब 1100 का, ईब 2000 रुपये और घटा गए, और 900 का पब्लिक कैसे देगी बेचारी?
अच्छा, नहीं वोट तो डालते हैं ना। हाँ बहुत तो यहाँ जो सोनीपत लोकसभा की सीट है, बहुत इलेक्शन हुए, धर्मपाल मलिक भी जीता, उसने देवीलाल को हरा दिया। उस टाइम एक डायलॉग चला था कि गधी की रेल के आगे गधी अड़ा दी, चला था ना। आप तो उस जमाने के हैं। तो जो मैं जिस कॉलोनी में बैठी हूँ, यहाँ बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ताश खेलना तो अपना एक मनोरंजन होता है। एक युवा भी बैठे हैं। आपका क्या नाम है? मनदीप नाम है। कुलदीप? मनदीप नाम है। मनदीप क्या काम करते हैं? मेरा यही है, खेती बाड़ी का, ये प्रॉपर्टी का। अच्छा, मतलब शहर में रह के खेती बाड़ी संभालते हैं। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने बाबूजियों ने कहा कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा है, तो बेरोजगारी तो मैडम इतनी है कि पूछो ही मत। लेकिन सरकार तो देखो ये कहती है कि भाई हमने कई लाख का दावा करते हैं, जैसे आंकड़े बोलते हैं कि भाई दावा करते हैं मैडम, लेकिन कुछ भी नहीं है। पहली बात क्या है, अपने हरियाणा में क्या था कि हरा भरा हरियाणा, ये मेरा हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। हमारा किसान बेहाल है, किसान के साथ। लेकिन 2022 तक तो आमदनी दुगनी होने की बात करते हैं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ये तो वो है, बकलाने वाली बात है मैडम। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। बाकी इस सरकार में जो बेहाल किसान है, शायद ही किसी सरकार में रहा हो मैडम जी। बहुत बुरा हाल है मैडम। लेकिन जैसे ना, मतलब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी चली भारतीय जनता पार्टी की, तो कहा था कि भाई 2022 तक 22 का टारगेट दिया था कि दोगुनी आमदनी कर देंगे, और सब्सिडी भी दे रहे हैं। और रोज देखते हैं आप, बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं अखबारों में। कुछ नहीं है मैडम, ये बकलाने वाली बात है। किसकी आमदनी दोगुनी क्यों कर दी, किसकी कर दी, बताओ हमें। क्या काम करते हैं राजेंद्र सिंह जी? अब तो खेती बाड़ी करते हैं। पहले क्या करते? पहले नौकरी करते थे जी, दिल्ली में जी। अच्छा। तो मैडम यहाँ ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर है जी, सोनीपत में जी। क्योंकि यहाँ 8 लाख वोट हैं जी। 8 से भी बहुत ज्यादा है, 15 से भी ज्यादा हो रही हैं अब तो। अच्छा, नहीं 8 लाख से ज्यादा है जी। क्योंकि ये अपने सब रल मिल रहे हैं जी यहाँ पे जी। जाट और ब्राह्मण एक है जी। लेकिन देखो 2019 में जब रमेश कौशिक ने चुनाव जीता, हाँ जी, और उनके मुकाबले में बड़ा नेता था उसको भी हरा दिया। उसको भी हरा दिया था मैडम। ये कह दिया था अगर मैं किसी से वोट नहीं मांगूंगा जी मैं, और लोगों ने दी, और लोगों ने वोट दी जी। फिर भी अब भी वो कह रहा है कि अगर तीसरी बार मुझे मौका मिला तो भूपेंद्र हुड्डा मैडम को इनकी बात तो उसको टिकट ही नहीं मिलेगी जी। अच्छा, इनकी बात तो इनको तो ये भी पता है। देखो मतलब आम जो एक नागरिक है, आम वोटर है, वो राजनीति जो समझता है ना, जो इस होके में बैठ के राजनीति होती है ना हरियाणा की, उसको कोई नहीं समझ सकता। मैंने जितना अभी तक अनुभव किया है। क्योंकि अब की बार रमेश कौशिक को टिकट नहीं मिलेगी यहाँ से, और कोई चेहरा जाएंगे ये जी। तो कांग्रेस में अगर मैं वैसे कांग्रेस में जी जो ब्राह्मण समाज को वो टिकट दे देते हैं जी, तो साफ निकालता है जी यहाँ से जी। कमाल की बात है। मतलब वैसे तो जाट वोटर भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब जातीय समीकरणों की बात आएगी ना, तो मैंने 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जो रमेश कौशिक ब्राह्मण जो मतलब प्रत्याशी है, उसकी काट के लिए मैंने 1-2 बात उसी की काट के लिए जी ब्राह्मण प्रत्याशी ठाड़ा पड़ेगा जी कांग्रेस में यहाँ से। हम ये कह रहे हैं जी, यहाँ जो बाहर के प्रधान भी रहे प्रेम मंत्री हमारे, और पूरे ऑल इंडिया ब्राह्मण समाज के प्रधान रहे हैं, ब्राह्मण गोल्ड के रोहतक, तो पढ़े लिखे आदमी हैं, समाज सेवी हैं, तो इनको टिकट दे दे कांग्रेस तो। अच्छा, ये तो आपका दावा है। मेरी एक बात का और जवाब दे दो। तो ये मैंने सुना है कि ये सीट हमेशा जाटों के नाम रही है, और यहाँ जाट ज़्यादा वोटर है, और जब चुनाव का टाइम आता है ना, जब वो टिकट देने की बारी आती, तो जातीय समीकरण समझती हैं सारी पार्टियाँ। आपको क्यों लगता है कि प्रेम मंत्री को मिले? यहाँ पीछे भी ब्राह्मण बड़ा हुआ है एमपी जी। अच्छा, ओहो, लोग तो ब्राह्मण से ब्राह्मण की काट को ढूंढ रहे हैं। अब की बार प्रेम मंत्री को दे दे 100% जीतेगा। ओहो, क्या बात है। क्यों लगता आपको? क्योंकि हमारा ब्राह्मण और जाट समाज दूसरी बिरादरी के साथ भाईचारा बढ़िया है। मतलब चुनाव में ना भाईचारा बहुत जरूरी होता है, और देखते भी हैं लोग। लेकिन जैसे मैं कई जगह और बात करती हूँ, तो कि भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम तो बिल्कुल नीचे जो आखिरी छोर पे खड़ा ना, उस तक उसको लाग पहुंचा रहे हैं। इनने भाईचारा खराब कर दिया जी। अच्छा, जाति से जाति बढ़ा दी, धर्म से धर्म बढ़ा दिया। लेकिन इतना बढ़िया भाईचारा था पहले, किसान थे भाई, आपस में सामान लेना, चीज आपस में मिलकर काम करना, वो भी नहीं छोड़े। ये पहल तो हमारी जो पब्लिक है वो सब समझ गई है। सारे मिलकर काम करते, गाँव में भी सारे मिलकर गरीब की सहायता करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। शाम का टाइम है और मैं किसी और दूसरे छोर पे भी बात करूंगी। और जो कोई इस सीट की जो कोई समीकरण समझता है, कांग्रेसी नेता है चाहे बीजेपी नेता, मुझे जो भी मिल जाता है मैं तो वहीं पे जाके बात कर लेती हूँ। मैंने मयूर विहार में काफ़ी लोगों से बात की और भी करूँगी मैं किसी दूसरी विधानसभा में, और इन सारी बातों को लेकर हम एक कांग्रेसी नेता से भी बात करने वाले हैं। मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगी। प्रेम आत्रे जी हैं और ये ऑल इंडिया गुड ब्राह्मण संस्थाएं, जो शिक्षण संस्थाएं, उनके प्रधान भी रहे हैं और बार एसोसिएशन सोनीपत के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, और प्रतिपक्ष के नेता जो भूपेंद्र हुड्डा हैं उनके काफ़ी करीबी हैं। आत्रे जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार भी और स्वागत भी। नमस्कार जी, मैं आज सोनीपत आई हुई थी क्योंकि सोनीपत लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं और सियासत करने वालों के जो तर्कस के तीर रोज़ नए नए निकल रहे हैं। कांग्रेस जो विपक्ष में फ़िलहाल, वो भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रही कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैंने लोगों से भी बात करी। तो आप नज़दीक से हरियाणा की और सोनीपत की राजनीति को समझते हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाला जो चुनाव किस तरह का होगा? देखो जी, जिस तरह से बीजेपी पार्टी जी विपक्षी नेताओं को ईडी से डरा रही है, उनको जेल में डालना चाहती है, ये बदले की भावना से, और बीजेपी बोखड़ाई हुई है। अच्छा। बीजेपी को ये पूरा पता है कि लोकसभा चुनाव में इनकी सरकार नहीं आएगी, इसलिए जो मुख्य नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को रोज रोज बुलाते हैं। हाँ, 2 बार बुला लिया 15 दिन में ईडी ने। अभी आपने सोरेन साहब का देखा, मुख्यमंत्री का, जी जी। इधर केजरीवाल को। ये जो मुख्य नेता हैं विपक्ष के, ये इन पर दबाव बनाकर, इनको अंदर डालकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इनको पता है कि 2024 में तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। आज इनको अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी मेजोरिटी नहीं आती, इसलिए इन नेताओं को जेल में डालो या इनको प्रचार से कैसे रोका जाए। तो प्रचार से इनकी रोकने की कोशिश है। राजनीति से प्रेरित होकर सत्ता दल में अक्सर ऐसा होता रहा है और हो भी रहा है आपकी नज़र में। तो चुनाव जो जीतने की रणनीति है, अगर बड़े नेता इस तरह जाते रहे तो जो बीजेपी से अलग जो भी दल हैं, हरियाणा में तो मैं कांग्रेस की बात करूं क्योंकि मुख्य दलों की जो भिड़ंत होनी है वो इन्हीं की होनी है। तो सोनीपत लोकसभा सीट जिसको कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा अपना घर मानते थे, 2 बार गवा चुकी है। खुद इतने बड़े चेहरा होने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा, और 2024 में अगर आप कांग्रेस बनाने सरकार बनाने का दावा करें तो इस सीट को निकालने के लिए किस तरह के समीकरण फिट बैठते हैं आपकी नज़र में? देखो, चुनाव में वोट समीकरण बहुत मायने रखते हैं जी। सोनीपत लोकसभा चुनाव में यहाँ 17 लाख के करीब वोटर हैं जी। उसमें 6 लाख के करीब जाट वोट हैं, 2 लाख के करीब ब्राह्मण वोट हैं जी, और दूसरे जातीय समीकरण जिस हिसाब से हैं उसमें जो 3 बार जो ब्राह्मण चुनाव जीते हैं, हाँ 1 बार अरविंद शर्मा जी, 2 बार रमेश कौशिक, हाँ जी, वो जातीय समीकरण के हिसाब से ही चुनाव जीते हैं। हाँ। अच्छा, हरियाणा की राजनीति जातीय समीकरणों से दूर नहीं जा सकती, एक मक्कड़ जाल बन गया है। तो हर सीट पे वोटों की जातीय वाइज वोटों की हिसाब लगा के ही टिकटों का बंटवारा होता है। तो इस बार कुछ चर्चा ऐसी भी है कि किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारने की तैयारी, चर्चाएं हैं। मैं तो जाती रहती हूँ फील्ड में, तो लगता है आपको कि एक ब्राह्मण को अगर टक्कर देनी है कांग्रेस को तो बराबर में सामने एक ब्राह्मण ही उम्मीदवार? हाँ, पार्टी अगर ये फैसला लेती है जी तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई कमजोरी की बात नहीं होगी, और जातीय समीकरण को तो साधना जरूर चाहिए, और पूरे हरियाणा में जातीय समीकरण को साध कर ही टिकट देनी चाहिए। और जहाँ भी जिस तरीके से भी सीट निकल सकती है पार्टी ने सीट निकालने का प्रयास करना चाहिए, और जिसको भी किसी को टिकट देंगे हम उसके साथ हैं।
जातीय समीकरण तो साधन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अत्रे जी करनाल जाती हूँ तो करनाल में आपको पता हमेशा वहाँ कास्ट फैक्टर होता ही होता है। धीरे धीरे वो सारी सीटों पे आ गया है कास्ट फैक्टर, होता तो पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा आ गया है। तो सोनीपत पे सबकी इसलिए नज़र है कि 2019 में प्रतिपक्ष के नेता थे जो भूपेंद्र हुड्डा, बड़ा चेहरा माने जाते थे, वो 10 साल आपके चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो रमेश कौशिक जैसे सरीके एक सामान्य से पार्टी के वर्कर ने उनको हरा दिया था। तो लोगों के मन में इस बार फिर से एक बार यूँ, मैं आम वोटर हैं या कांग्रेसी उनसे पूछती हूँ कि जब तो देखो इतने बड़े नेता को हरा दिया था, अब क्या होगा? देखिए, जो जाति पाति का जहर है, हाँ जी, ये सारा बीजेपी ने पैदा किया। अपने फायदे के लिए बीजेपी ने धर्म, जात और अपनों को अपनों से दूर किया और उसका उन्होंने फायदा मिला, इसलिए उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि राम मंदिर का मामला था, राम को सभी मानते हैं, हमेशा से हमारे पूर्वज भी मानते आए, हम भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसका इतना रंग दिया और जाति पाति, हिंदू मुस्लिम, जाट ब्राह्मण और दूसरे में कहीं राव, दूसरे, ये बीजेपी ने अपनी जातीय समीकरण को साध कर अपनी राजनीति को अपना पक्ष में करने के लिए लोगों को भ्रमित कर रही है। तो ये थे हमारे साथ प्रेम आत्री, और इनसे मैंने ये भी समझने की कोशिश की कि जातीय समीकरणों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को, अपने दावेदारों को फिट करती है। वैसे तो सारे राजनीतिक दल समीकरण देखकर ही कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारते हैं, लेकिन अभी ताज़ी जो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर पे बड़ा भरोसा चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से कई विधानसभा सीटों पर जाके मैंने लोगों से बात की, ये मुद्दा मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम से चुनाव जीत सके। बाकी आने वाला जो समय है उसमें भी हम लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा है या चेहरा है या पार्टी की